सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, है ना। अच्छे होंगे, मुस्कुराते होंगे और एकदम खुश होंगे। चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे बबनी लोग, तो आप लोग को बताए देखिए आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है ना, इसका नाम है बबनी लोग भारत में राष्ट्रवाद, है ना। भारत में राष्ट्रवाद, है ना, यही नाम है चैप्टर का ना। क्लास 10 का जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, है ना। देखिए पहली बात, भारत में राष्ट्रवाद जो है आखिर हुआ क्या है, इसका क्या कारण थे, ये सब के बारे में कुछ पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे, है ना। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना आप लोग, कि हम लोग इस चैप्टर को एकदम बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं, एकदम नीचे लेवल से पढ़ने वाले हैं। और इतने अच्छे से इस चैप्टर को हम लोग जानेंगे, समझ में आया, इतने अच्छे लेवल से जानेंगे, है ना, जो कि आपने ऐसा कभी सुना भी नहीं होगा, ना ही पढ़ा होगा इस चैप्टर को। देखिए एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, है ना, हम अपने ढंग से पढ़ाते हैं ना। तो एक अलग तरीके से पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया कंसेप्ट रहने वाला है भारत में राष्ट्रवाद, है ना। तो देखिए राष्ट्रवाद का मतलब होता है क्या, कि किसी भी व्यक्ति को, है ना, अपने देश से, है ना, बिना बिना फायदा के अगर लगाव हो तो उसको कहा जाता है राष्ट्रवादी, है ना। मतलब कि हमको अपने देश से लगाव है, हम बिना फायदा के कुछ काम कर रहे हैं अपने अपने फायदा के बिना, ना, तो हम क्या है कि राष्ट्रवादी हैं, है ना। या कोई भी व्यक्ति, हम अपने बारे में नहीं कर रहे, एक एग्जाम्पल आपको बता रहे थे, ठीक है। तो राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत में जो राष्ट्रवाद है ना, देखिए पहली बात तो कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहली टॉपिक क्या रहेगा बबनी, कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है ना। पहली टॉपिक आपका रहेगा कि इतिहास को, है ना, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है ना। बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, 3 भागों में बांटा गया है ना। इतिहास को क्या किया गया है कि 3 भागों में बांटा गया है ना। आप देखिए कहिएगा कि कौन कौन। देखिए बांटा गया मतलब, कहने का मतलब कि 3 तरीके से उसको बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। देखिए आपको क्या क्या है से, पहली बात तो प्राचीन इतिहास, है ना। पहली बात क्या बबनी, पहला क्या है आपका, पहला क्या है बबनी, कि प्राचीन इतिहास, है ना। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास ये कब से कब तक रहा है ये भी जान लो, है ना। देखिए प्राचीन इतिहास जो है आपका, है ना बबनी लोग प्राचीन इतिहास जो आपका रहा है, ये 750 से पहले, है ना। 750 से पहले का जो इतिहास रहा है, 750 ईसा पूर्व से पहले, वो प्राचीन इतिहास कहलाता है ना, ठीक है। 750 से पहले प्राचीन इतिहास। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना रहता है, क्या और क्या है कि मध्यकालीन इतिहास। देखिए मध्यकालीन इतिहास, है ना। दूसरा आपका क्या है कि मध्यकालीन इतिहास। दूसरा क्या बबनी, मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास ये दूसरा है आपका, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास ये आपका दूसरा है। ये कब से कब रहा है ये भी बता देते हैं आपको। ये आपको रहा है 750 से 1707, है ना। 750 से 1707 ईस्वी तक, है ना, मान लीजिए। अगली बात क्या रहा है आपको, एक और क्या है आपका इतिहास, एक होता है आधुनिक इतिहास, है ना। आधुनिक इतिहास, है ना। एक बात आप लोग को पता है कि 750 से 1707, है ना 1707, 1707 ये जो कहा जाता है मुगल कालीन भी कहा जाता है, या कह सकते हैं कि मुगल काल। इसको क्या कहा जाता है बबनी लोग, मुगल काल कहा जाता है। इसी दौरान मुगल लोग भारत में आए थे, उन्होंने भी भारत पे राज किया है ना, भारत पे शासन किया है। जैसे कि मुगल काल नहीं समझे, भारत में जो मुगल बादशाह कौन कौन रहे थे, औरंगजेब, अकबर, है ना, बहादुर शाह जफर, और क्या जहांगीर, है ना। देखिए काल का मतलब होता है समय। एक बात आप लोग जान लो कि काल का मतलब होता है क्या, कि समय, है ना। तो ये मुगल काल था, है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, हम लोग क्या पढ़ना है, आधुनिक इतिहास। मतलब कहने का मतलब है कि 1707 के बाद, है ना, आधुनिक इतिहास। क्या पढ़ना है हमको, आधुनिक इतिहास, है ना। आधुनिक इतिहास, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है बबनी, आधुनिक इतिहास कहने का मतलब ये है कि 1707 के बाद वाला हम लोग को पढ़ना है ना। 1707 के बाद, है ना। एक बात आप लोग को पता है, एक बात पता है आप लोग को
कि मुगल के बाद भारत पे किसका कब्जा हो गया था। मुगल के बाद भारत पे कोई किन्होंने राज किया, तो अंग्रेजों ने राज किया है ना। भारत को कब्जाने का शुरुआत उन्होंने ऐसे किया। कहने का मतलब ये है कि मुगल लोग जब भारत आए तो लोग व्यापारी की दृष्टि से आए थे। मतलब कहने का मतलब ये है बबनी, वो लोग आए थे भारत किस दृष्टिकोण से, वो लोग ये दृष्टिकोण से आए थे कि भारत में व्यापार करना है। व्यापार समझते हैं ना, चाहे तो कपड़ा का व्यापार हो, है ना, या कह सकते हैं बिजनेस, है ना, व्यापार को क्या बिजनेस, या कह सकते हैं या मसाला को, चावल को, ये किसी भी दृष्टिकोण से हो, वो लोग भारत इसी दृष्टिकोण से आया था कि भारत में व्यापार किया जाए, है ना। तो हम लोग को खैर 1707 के बाद पढ़ना है ना, जो कि हम लोग को पढ़ना क्या है कि अंग्रेज ब्रिटिश शासन के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। इस चैप्टर में ज्यादा चर्चा किसका रहेगा, तो ब्रिटिश शासन के बारे में, अंग्रेजों ने भारत को कैसे गुलाम बनाया, ये सब सारे चीजों को जानेंगे, है ना। तो 1858 से 1947, है ना, ये कहलाता है क्या, देख बाबू 1800, यहाँ देखिए एक और टॉपिक आप समझ लो, एकदम हम लोग बेसिक से पढ़ने वाले हैं। 1858 से 1947 हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो ये वाले काल को हम लोग को पढ़ना है ना। 1858 से 1947 ब्रिटिश शासन काल को हम लोग को पढ़ना है, तब बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए कहने का मतलब ये ब्रिटिश काल कहलाता है। ब्रिटिश काल क्या कहलाता है, आपसे कोई पूछे कि ब्रिटिश काल, है ना, तो ब्रिटिश काल यही कहलाता है बबनी लोग, है ना। इसको ब्रिटिश काल भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं बाबू बबनी, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, ब्रिटिश काल, है ना। मतलब कि ब्रिटिशों का शासन का टाइम रहा, है ना, ब्रिटिश समय, है ना। हमारा भारत क्या रहा कि अंग्रेजों के हाथों में चला गया था, है ना। काफी लंबे वर्षों, लंबे अरसे तक कह सकते हैं, काफी लंबे समय तक उन्होंने राज किया भारत में, अंग्रेजों ने, है ना। अंग्रेजों ने काफी लंबे वर्षों तक भारत पर राज किया है। तो भारत में राष्ट्रवाद, देखिए पहली बात तो देखिए, भारत में राष्ट्रवाद कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रवाद का मतलब यही होता है। और एक बात और जान लो आप लोग कि राष्ट्रवाद कहीं भी तभी होता है जबकि वहाँ के लोगों को रहते हुए वहाँ के लोगों को अधिकार नहीं दिया जाता है, अपनी चीजें पर समानता का अधिकार नहीं दिया जाता है। ये कह सकते हैं कि हम लोग को बराबरी नहीं मिल रहा है ना। अगर अंग्रेज लोग जब तक के भारत पर राज किए, तो आप लोग को तो पता ही होगा कि अंग्रेज लोग जब तक के भारत पर राज किए तो उन्होंने क्या किया कि उनका शासन काल था, तो उनके हाथों में सारे चीज़ था। हमारे यहाँ कुछ नहीं था, हमारे भारत के किसानों के पास कुछ नहीं था। कहने का मतलब ये है कि भारत के किसानों के पास कुछ नहीं था। कहने का मतलब ये है कि राजा हम हैं, तो अनाज जितने सारे अनाज पैदा हुआ है, चावल जितना सारा उगा है ना, जितना सारा चावल का फसल इस वर्ष हुआ है, वो सारे फसल में से अगर अंग्रेज कह दिया कि हमको क्या बोलते हैं कि अगर हम मान लो कि हम 50 केजी खेती किए, 50 केजी चावल फसल निकला साफ सफाई करने के बाद, और अगर अंग्रेज कह दिया कि 30 केजी हमको चाहिए तो आपको देना है ना। ये कहने का मतलब क्या है कि उसका राजा वो था, तो उसका शासन था, और नहीं दीजिएगा तो फिर बहुत बुरा होने वाला है ना। नहीं दीजिएगा तो वो ये भी हो सकता है कि अगले दिन आप सुबह का सूरज नहीं देख सकते, कह सकते कि आप उठ नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज जो चाहेगा वो आपको मार देगा, ये जे करेगा। मतलब कहने का मतलब उन लोगों का हुकूमत था। मतलब कहने का मतलब कि आपका कोई अधिकार नहीं है ना, ब्रिटिश शासन में आपका कोई अधिकार नहीं है। चलिए ठीक है, एक चीज और जानते हैं। देखिए इतिहास दो प्रकार के होते हैं, है ना। इतिहास भी क्या बबनी, तो दो प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन, देखिए इतिहास, है ना, इतिहास एकदम बगाना नहीं, बहुत बेसिक तरीके से इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे। इतिहास दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, है ना। इतिहास क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार के। पहला क्या होता है ना, आपको पहला क्या इतिहास पढ़ना रहेगा कि भारत का इतिहास, है ना। पहली बात तो जरूरी क्या हम लोग का कि भारत का इतिहास, है ना, तो वो भी हम लोग जानेंगे, है ना। खैर तो हम लोग को 10 में तो नहीं पढ़ना है पूरा चीज़, है ना, भारत का इतिहास, लेकिन जो जरूरी है वो आपको पढ़ाया जाएगा और हम पढ़ाएंगे, है ना, भारत का इतिहास। और दूसरा क्या होता है, कि वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कि पूरे विश्व का इतिहास, है ना। क्या भावनी, भारत का दूसरा क्या कि पूरे विश्व का इतिहास, मतलब कहने का मतलब ये कि वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, पूरे विश्व का इतिहास। क्या होना चाहिए दूसरा, कि पूरे विश्व का इतिहास, है ना, पूरे विश्व का इतिहास। चलिए ठीक है, इतिहास दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, भारत का इतिहास और क्या, पूरे विश्व का इतिहास। देखिए ये सब जो चीज़ें हम बता रहे हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं मालूम है तो आप जान लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि चैप्टर शुरू करने का मतलब ये है कि आप लोग बेसिक तरीके से आप लोग जान लो इस चैप्टर के बारे में, पूरे चीज़ें को आप जान लो। देखो इतना सारा, देखिए ये जो था ये क्या था, ब्रिटिश काल कब से कब तक रहा था, 1858 से 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश काल रहा। ब्रिटिश ने क्या किया कि भारत पे राज किया, है ना।
उसके बाद देखिए एक टॉपिक और क्या रहेगा आपको, है ना, एक चीज आप याद रखिए कि जो 24 वाला एग्जाम था ना, तो चैप्टर नंबर 4 से टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है ये वाले चैप्टर से, है ना। मतलब कि 15 अंक का सवाल पूछा गया है। आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन नहीं है, तो आपको 24 वाला अगर आपके पास फाइनल एग्जाम वाला अगर ये क्या बोलते हैं कि उस क्वेश्चन होगा आपके पास, है ना, सवाल होगा, तो आप मिला भी लेना, है ना। आपको बता रहे हैं कैसे कैसे पूछा था से। देखिए पहली बात तो ऑब्जेक्टिव 6 नंबर का पूछा था, है ना। ऑब्जेक्टिव कितना बबनी, तो ये 6 नंबर का पूछा था, है ना। और शॉर्ट वाला 2 सवाल पूछा था, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछा था, 2 मतलब लघु उत्तरीय 4 नंबर का। और लॉन्ग एगो पूछा था, लॉन्ग, है ना, लॉन्ग पूछा था। ये तो होता है क्या नंबर के, 5 नंबर के। तो आप जोड़ दो कि 6 4 10 और 10 और 5 15, टोटल कितना हो गया बबनी, तो 15 नंबर। तो सोच लो कि आप एक किस चैप्टर कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ना है, एकदम आराम से पढ़ना है, पकाना नहीं है। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम भी समझाएंगे, इतना अच्छा तरीके से समझाएंगे आपको समझ में आएगा ही आएगा, है ना। देखिए 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश काल कहलाता है। देखिए आपको बताया था, देखिए अगर सवाल अगर आपसे पूछता है ब्रिटिश काल कहलाता है ना। अगर सवाल आपसे क्वेश्चन पूछ ले बनी लोग कि ब्रिटिश, है ना, क्या कि ब्रिटिश काल कहलाता है ना। ब्रिटिश काल काल कहलाता है ना। ब्रिटिश काल कहलाता है ना। तो आपको तो बता दिए क्वेश्चन में कि 1800, है ना, सॉरी 1858 से 1947 तक ये कौन सा काल कहलाता है बबनी लोग, तो ये ब्रिटिश काल कहलाता है। इस समय क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, है ना। इससे ये वाला से ये वाला के बीच किसका राज रहा, तो अंग्रेजों का राज रहा। 1947 में एक दिन ऐसा आता है, एक तारीख ऐसा आता है जो कि 15 अगस्त आता है ना। अगस्त का महीना 15 अगस्त आता है, जिस दौरान क्या होता है कि भारत क्या होता है कि आज़ाद हो जाता है। क्या होता है, अभी हम लोग कुछ दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, है ना। स्वतंत्रता दिवस हम लोग कुछ दिन पहले मनाए थे, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इंडिपेंडेंस डे, है ना। इंडिपेंडेंस डे जो कि हम लोग मनाए थे, आप लोग को याद होगा, है ना। 15 अगस्त आप लोग को याद होगा, स्वतंत्रता दिवस आप लोग को याद होगा। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ बनी लोग कि भारत क्या हो गया कि पूरे तरीके से आज़ाद हो गया। अब गुलाम नहीं रहा किसी का, ये क्या हो गया कि आज़ाद हो गया। अब हम भारतीयों का हो गया, अब हमारे हिसाब से इसको चलना है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे हिसाब से इसको चलाने के लिए इसको आज़ाद किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि भारत का संविधान लिखाना शुरू हुआ, है ना। उसके बाद एक टाइम भी आता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी, जिस दिन क्या होता है, तो भारत क्या हो जाता है कि गणतंत्र हो जाता है। मतलब कहने का मतलब कि भारत का संविधान लागू हो जाता है ना, यही ना। तो देखिए खैर हम लोग टॉपिक पर चर्चा करना है, उतनी अंदर तो आपको लेकर नहीं जाएंगे, है ना। और चैप्टर भी काफी लंबा रहेगा आपको, है ना। तो 1947 के बाद जो समय है उसे क्या कहता है कि स्वतंत्रोत्तर काल कहते हैं, ना। 1947 के बाद जो समय रहता है ना, 1947 के बाद जो समय है ना। देखिए सवाल अगर पूछता है कि 1947 के बबनी 1947 के बाद, देखिए ना, ये सब VVI क्वेश्चन रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव मोस्ट है ना। 1947 के बाद जो समय है वो क्या कहलाता है ना। वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए किसको कहा जाता है, कहा जाए स्वतंत्रोत्तर काल। क्या कहलाता है, स्वतंत्र, क्या कहलाता है, एक मिनट रुक जाना, क्या कहलाता है, स्वतंत्रोत्तर काल। मतलब कहने का मतलब कि भारत पूरे तरीके से आजाद हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रोत्तर काल, है ना। 1947 के बाद वाला जो समय है रहता बबनी लोग, ये क्या कहलाता है कि स्वतंत्रोत्तर काल। कहने का मतलब ये है कि भारत पूरे तरीके से आजाद हो गया था, है ना। जैसे कि आपको इसी से एक सवाल आपको हम ये बताए थे कि 1858 से 1947 ईस्वी का काल क्या कहलाता है बबनी, तो ब्रिटिश काल कहलाता है ना। तो उसी तरीके से 1947 के बाद जो काल रहेगा वो स्वतंत्र भारत हो गया, तो स्वतंत्रोत्तर काल कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम चर्चा करते हैं तो एक चीज और आपको बता दें, एक चीज और बता दें कि भारत का हेड, है ना, हेड आदमी कौन था, कौन कहलाता था या बोला जाता था। देखिए पहली बात तो पहले क्या चलता था कि गवर्नर जनरल, है ना। क्या बने कि गवर्नर जनरल, है ना, क्या गवर्नर, है ना, देखना गवर्नर, है ना। एक अंग्रेजों का शासनकाल में एक समय हुआ करता था गवर्नर जनरल, एक पद होता था, है ना, गवर्नर जनरल, है ना। ये क्या होता था बबनी, तो ये क्या होता था, पद होता था, सर्वोच्च पद होता था।
ये क्या होता था कि सर्वोच्च पद होता था, है ना, यह कह सकते मुख्य पद होता था, है ना, गवर्नर जनरल, है ना। तो देखिए खैर ये सब सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम लोग कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, है ना। और जो मेन टॉपिक जो रहेगा उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहना। अब देखो 1858 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था, ये सब चीज़ें आपको बताने वाले हैं, है ना। तो चलिए खैर अगली टॉपिक पर अगर हम चर्चा करते हैं, है ना, अगली टॉपिक पर अगर चर्चा करते हैं, इतने सारे चीज़ें जो रही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देख कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्टिव व्यू है ना, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से जितने सारे सवाल हमसे जितना बता दिए वो तो हम अपने दृष्टि से बताएं, अपने दृष्टिकोण से बताएं, लेकिन इस दौरान समझाने के दौरान अगर आपसे भी सवाल बनता है तो आप भी बनाइए। चलिए ठीक है ना। और एक बात याद रखना कि पढ़ना एकदम दबा के अभी से टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, 9वां स्टार्ट होने वाला, 8वां लास्ट है ना, लास्ट ये कर 8वां का ये लास्ट क्रम चल रहा है 8वां महीना का, और 9वां स्टार्ट होने वाला है। तो जिसका सपना है फर्स्ट आने का, तो लोग थोड़ा मेहनत करो दबा के, है ना। ऐसे तो मेरा वीडियो आता ही रहता है यूट्यूब पे, और मेरा आता ही रहता है, प्लस मेरा बात मेरा सिलेबस तो ख़त्म होगा ही होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग को खाली वीडियो देखने से नहीं होगा, पहली बात आप लोग को नोट्स बनाना ही बनाना है ना। फर्स्ट में क्या करना है आपको कि नोट्स बनाना है, नोट्स बुक नोट्स कॉपी अपना तैयार करना है। ये नहीं ये भरोसे मत रहा कीजिए कि दूसरे के बनाया हुआ नोट से हम लोग पढ़ लेंगे, वो नहीं समझ में आएगा, है ना। मेरा लिखा हुआ हम ही समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं। नोट्स बनाने का ये फायदा है कि आप किस दृष्टि से बनाए हैं उस दृष्टि से सवाल बना हुआ है वो याद होगा जल्दी। अपना नोट्स बनाया हुआ पढ़ने में मज़ा आता है, समझ में ज़्यादा आता है, क्या कि हम लिखे हैं। अगर दूसरा का लिखा हुआ पढ़िएगा तो वो आपको अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। रटने से कुछ नहीं होता, रटन विद्या रहने की चीज़ नहीं, इसको सीखना है और माइंड में इसको सेट करना है। क्या करना है, इसको माइंड में सेट करना, मेमोरी में डाउनलोड करना है। समझ में आया। तो खैर एक बात याद रखना कि अपने से नोट्स बनाओ, मेहनत करो, है ना, मेहनत करो। जो सब्जेक्ट पे कमजोर है अभी से ज़्यादा उस पर टाइम दीजिए, है ना। जो सब्जेक्ट अच्छा है उस पर थोड़ा कम दीजिए, लेकिन जो कमजोर सब्जेक्ट है ना, मान लो कि किसी का उर्दू कमजोर रहता है, किसी का सोशल साइंस में कुछ सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट उसमें से कोई कमजोर है तो उस पर ध्यान दो, है ना। कुछ बच्चे क्या मैथ कमजोर है तो मैथ पे भी ध्यान दो, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, हम कहना यही चाहते हैं कि आप लोग को क्या करना है कि एक चैप्टर या एक विषय पर फोकस नहीं करना है। आपको एग्जाम में 5 सब्जेक्ट है बबनी, है ना, सोशल साइंस, मैथ्स, है ना, मैथ साइंस, है ना, और क्या तो आपका हिंदी उर्दू, है ना, किसी का संस्कृत होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग का जो जितना सारा एग्जाम के दृष्टिकोण से सब्जेक्ट है आप लोग सारे पे मेहनत कीजिए। काहे कि आप देखिए एक बात याद रखना कि सारे सब्जेक्ट में आपको जो है कि 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है ना। तो मान लीजिए कि मैथ, मान लो कि मैथ हम मान लो कि दिन भर अगर पढ़ लेते हैं मैथ है ना, देखना मान लो कि मैथ अगर हम दिन भर पढ़ लेते हैं तो कोई जरूरी मैथ अगर हम दिन भर पढ़ लेते हैं, हमारा मैथवा पूरे आता है तो हमारा 500 के एग्जाम देना है ना, तो 500 का मैथवा से आ जाएगा, नहीं ना आएगा। 100 नंबर पूछना है ना, रूल क्या है एग्जाम का कि 100 नंबर का सवाल आएगा तो बबनी 100 नंबर के ना पूछेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे का जो चीज़ अच्छा लगता है खाली वही पढ़ता है, तो ये सब सही चीज़ें नहीं है ना। हर सब्जेक्ट पे आपको उतना ही ध्यान देना है। आपको अगर हिंदी है तो हिंदी भी आपका कितना है तो 100 है, अगर उर्दू है बाबू तो ये भी 100 है, अब अगर इंग्लिश है आपका तो ये भी 100 है ना, ये भी 100 है। और क्या अगर मैथ है बबनी तो ये भी कितना है आपका कि 100 है ना, ठीक है। अब अगर आपका सब्जेक्ट में सोशल साइंस है ना, तो सोशल साइंस है अगर, है ना, अगर ये वाला है सोशल साइंस है तो ये भी कितना है आपका कि 100 नंबर का पूछने वाला है ना। तो ये सब सारे चीज़ों का आपको मिला करके चलना है ना। अब साइंस भी है आपका तो सब चीज़ों को मिला करके चलना है। कहने का मतलब ये है मेरा, है ना। देखिए एक बात याद रखना कि साइंस में एक ही किताब नहीं है, साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं तो क्या क्या होता है। देखिए साइंस में आपका मैट्रिक दृष्टिकोण से क्या केमिस्ट्री और बायो, है ना, और फिजिक्स, ये तीनों को एक में मिला करके, है ना, ये फिजिक्स है ना, फिजिक्स हो गया, है ना, केमिस्ट्री हो गया और क्या कि बायो, ये तीनों को मिला करके आपको 100 नंबर का सवाल आएगा, है ना। तो आपका किसी को लग रहा होगा कि खाली हमारा बायो अच्छा है एकरा दबा कर पढ़े, तो खाली एकरा पढ़े से रिजल्ट नहीं हो जाएगा, काहे कि केमिस्ट्रियों से सवाल पूछेगा और फिजिक्सों से पूछता है ना। तो कहने का मतलब है ऐसे ही सोशल साइंस में 5 गो सब्जेक्ट है ना, 5 गो सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री आपका, आपदा है ना, और क्या है आपका
तो पॉलिटी है, और क्या है आपका तो इको है, इकोनॉमिक्स है ना, और क्या है आपका है ना आपदा हो गया है ना, और क्या है तो ज्योग्राफी है, भूगोल है ना। तो ये सब 5 को सब्जेक्ट है ना, तो 5 से मिला के सवाल वो पूछता है, क्या कहता है सबों से मिला के पूछेगा। तो किसी का हिस्ट्री खाली अच्छा रहे ऐसा नहीं होगा, किसी का पॉलिटी खाली अच्छा रहेगा तो नहीं होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से कहने का मतलब ये है कि आपको सारे सवाल पूछता है और सारे चीज़ों को मिला करके पूछता है ना। एग्जाम यही है ना, बोर्ड एग्जाम है ना, ये स्कूल वाला एग्जाम की बात नहीं है कि आप कैसे भी लिख के निकल जाइए, ये आपका फाइनल एग्जाम है ना, ये फाइनल वे एग्जाम है। और कहने का मतलब कि इसमें आपको अच्छा स्कोर करना ही करना, अच्छे परसेंटेज लाना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना है। चलिए ठीक है, खैर अगली टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, अब बबली लोग हम लोग टॉपिक पे अगर चर्चा करते हैं तो देखना एक बात याद रखना कि जितने सारे आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है ये सब सारे वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये सब जितने सारे हैं वीवीआई एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई है। आपको बताए थे हम कि 15 नंबर का सवाल पूछता है ये वाला चैप्टर से। कितना नंबर? 15 नंबर का पूछता है ना। तो ये वाला चैप्टर अगर पढ़ते हैं तो 15 नंबर पक्का है ना। ठीक है, कहे कि 24 में ही पूछा है ना, ये 24 जो कि 24 में जो बैठे थे एग्जाम में बच्चे उनको मालूम होगा। तो चलिए खैर हम लोग चर्चा करते हैं टॉपिक पर बबनी लोग। तो देखो हम पहले ही बताया था आपको कि जो गवर्नर जनरल है ना बबनी, ये जो गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल ये जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये आपको क्या पता है कि ये एक पद था ना, भारत में ये एक पद था जिस सर्वोच्च पद था। क्या था? कि सर्वोच्च पद था है ना। इसके बारे में हम इससे ही से सवाल उठाए है ना। तो देखिए पहली बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था है ना, 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखना एक बात याद रखना कि सब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने हैं है ना। क्या बनेंगे? कि ये सब सारे बबनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे है ना। जितने सारे लोग देख रहे हैं इसका नोट्स बहुत अच्छे से आप लोग बनाना है ना। ये सब जल्दी टॉपिक मिलता नहीं है ना, इसको बनाया जाता है। तो देखिए 1856 से 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। अगर एग्जाम में अगर पूछता है ये सवाल तो आप क्या बताइएगा कि उस समय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे है ना। कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था है ना, जो कि अभी क्या था तो ये ब्रिटिश था है ना, एक ब्रिटिश नागरिक था, मतलब कहने का मतलब कि अंग्रेज था है ना। देखिए उसके बाद 1856 से 1858 तक लॉर्ड कैनिंग रहे है ना। 1858 से 1856 से 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन रहा? भारत के सर्वोच्च पद पर कौन रहा? तो लॉर्ड कैनिंग है ना। अगर पूछता है आपसे सवाल है ना, अगर आपसे सवाल को पूछता है उसके बाद उसके बाद देखिए जो मेन टॉपिक उस पर हम लोग चर्चा करें। देखिए लॉर्ड लिटन भी गवर्नर जनरल रह चुके हैं है ना। वो कब से कब तक रहे? तो 1876 से 1880 तक है ना। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक गवर्नर जनरल रहे कहाँ के? भारत के। उसके बाद कौन? तो एक और टॉपिक है जो मेन टॉपिक कौन है? तो लॉर्ड इरविन है। देखिए हम लगातार नहीं बता रहे हैं, आपको लगातार नहीं बता रहे हैं, जो कि मेन चीज़ है, हाईलाइट चीज़ है वही बता रहे हैं ना। उतना लिस्ट अगर हम निकालते हैं उस समय से तो बहुत सारे हो जाएंगे, उतना आपको पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वो आपको दिया जाता है ना। देखिए लॉर्ड इरविन है ना, 1926 से 1931। एक चीज आपको लॉर्ड इरविन के नाम से कुछ पता चल रहा है आपको अपने? लॉर्ड इरविन के नाम से आपको कुछ पता चल रहा है ना? गांधी इरविन समझौता आपको याद है? गांधी इरविन समझौता है ना, गांधी इरविन समझौता आपको याद है या नहीं याद है ना। तो देखो 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर जनरल रहे है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो लॉर्ड इरविन था है ना, लॉर्ड इरविन के बारे में अगर चर्चा किया जाए, लॉर्ड इरविन के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो इसके बारे में अगर चर्चा किया जाए लॉर्ड इरविन के बारे में, लॉर्ड इरविन के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो गांधी इरविन समझौता अगर हम लोग पढ़ते हैं, अगर आपके चैप्टर में है गांधी इरविन समझौता, अगर जब हम चर्चा करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। खैर है ना, फालतू बातें करने से कोई फायदा नहीं है और टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है। चलिए ठीक है, श्री राजगोपालाचारी के बारे में बात करते हैं। देखिए 1848 ईस्वी में है ना, जब भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ, तो 1848 ईस्वी में कौन बने? तो भारत के गवर्नर जनरल तो श्री राजगोपालाचारी बने। कौन बने? तो श्री राजगोपालाचारी बने। और ये हमको लगता है ये बने थे शायद 21 जून है ना, 21 जून को ही बने थे ना, 21 जून को है ना, 21 जून 1848 में भारत के गवर्नर जनरल बने। कौन? तो श्री राजगोपालाचारी, जो कि एक भारतीय थे है ना। श्री राजगोपालाचारी
एक भारतीय था। उसके बाद देखिए, अगर देखिए अब एक चीज याद रखना कि 1847 में जब मेरा भारत आजाद हुआ, ये मेरा देश मुल्क आजाद हुआ, तो इसके भी दो खंड हो गए हैं। भारत के क्या खंड हो गया कि दो खंड हो गया, दो हिस्सों में भारत बट गया। एक हिस्सा कौन सा हो गया, तो एक हिस्सा मेरा भारत हो गया और दूसरा क्या हो गया बबनी, तो पाकिस्तान हो गया। पहला भारत है ना, और दूसरा हिस्सा कौन सा हो गया कि पाकिस्तान। भारत का खंड हो गया, दो खंड में ये बट गया, दो भागों में बट गया भारत और पाकिस्तान, है ना। तो अब देखिए एक सवाल उठता है आपको कि अगर भारत का गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे तो वो अगर पाकिस्तान के कौन थे, है ना। ये सवाल आपके मन में खटक रहा होगा ना, तो इसका भी सवाल का हम उत्तर आपके लिए लेके आए हैं। देखिए इसका जो आंसर रहेगा आपका, देखिए पाकिस्तान के गवर्नर जनरल 1848 में कौन बना था, ख्वाजा नजीमुद्दीन, है ना। ख्वाजा नजीमुद्दीन जो कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, है ना, पाकिस्तान के सर्वोच्च पद पर बैठे, है ना। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल 1848 में श्री राजगोपालाचारी जब भारत के बने, है ना, गवर्नर जनरल, तो उसी तरीका से पाकिस्तान का एक आदमी बनेगा ही ना, डेफिनेट बात है कि बनेगा। तो कौन बना, तो यही बने थे ख्वाजा नजीमुद्दीन, है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन करवाया था, तो ये तो खैर आपको मालूम है कि किसने करवाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो बहुत सारे सेना लोग या बहुत सारे आदमी लोग कुछ आंदोलन में जा रहे थे, जो कि अचानक उन पर हमला कर दिया गया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। खैर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अगर जब करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को बात करते हैं। देखना ये सब सारे चीज आप नोट्स बनाना, नोट्स बनाने का तरीका ये है कि 1848 से 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी। अगर फिर इसको आप घुमा के अगर सवाल बनाना यही सवाल का, तो लिखेंगे लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल रहा या रहे थे, है ना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बबनी का 1848 से 1856। सवाल बनाने का तरीका ये है, एक बार इधर से और एक बार उधर से रिटर्न, समझ में आ रहा है। एक बार आंसर और एक बार आंसर और एक बार आंसर, सवाल का आंसर, एक बार सवाल से क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन में से आंसर निकाल लेंगे ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि घुमा फिरा के सवाल बनाया जाता है। चलिए ठीक है ना, ये सारी चीजें जो थे आपको बता दिए, सब क्या था, तो गवर्नर जनरल रह चुके हैं। बता दी कि गवर्नर जनरल क्या होता था, तो ये भी बता दिया आपको कि भारत का सर्वोच्च पद होता था। क्या होता था, भारत का सर्वोच्च पद होता था। अब अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, है ना। देखिए आप लोग बस बने रहना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए भारत, एक टॉपिक और अब हमने क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद का कारण, है ना। देखिए किसी भी चीज होता है तो कोई कारण होता है। अगर आपका किसी के साथ कुछ बहस हो जाता है तो उसके भी कोई कारण होता है, आप गिर जाते हैं तो उसके भी कारण होता है। कारण कहने का मतलब ये है कि अगर आप गिर जाते हैं तो बाइक से गिरे हैं या चलते भर में गिर गए या कोई ढकोल दिया, ये सब क्या कारण होते हैं ना, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब वही है। तो इसी तरीके से फिर हम पूछते हैं, देखिए तो इसी तरीके से यहाँ पे पूछेगा अगर आपसे सवाल कोई कि भारत में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, तो आपको कारण तो बहुत सारे थे लेकिन हम 3 कारण आपको बताएंगे। कारण ऐसे तो बहुत सारे थे लेकिन आपको 3 कारण आपको हम बताएंगे और इसी को पढ़ना आपको जरूरी है। जो जरूरी रहेगा वही बताएंगे, है ना। आपको दवा चलेगा, है ना, दवा के जरूरी है ना, दवा का जरूरी है, खाना नहीं चाहिए, है ना। दवा जैसा रहता है, भर पेट थोड़ी मिलेगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि पहला क्या बबनी के राजनीतिक कारण, है ना। क्या होता है कि राजनीतिक कारण समझते हैं ना, पॉलिटी समझते हैं आप लोग, पॉलिटी समझते हैं, पॉलिटिकल या पॉलिटी, है ना, राजनीतिक कारण, है ना। पहला क्या बबनी कि राजनीतिक कारण, है ना। और दूसरा क्या होगा आपका कि सामाजिक कारण। 1 मिनट रुक जाओ, राजनीतिक कारण है ना, तो दूसरा आपको रख लो क्या कि आर्थिक कारण, है ना। क्या बबनी कि आर्थिक कारण। देखना ये सब सारे चीज़ों के एकदम बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग बस एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग बस पढ़िए और सही से पढ़िए, है ना। जब हम अपने पूरा एकदम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, पूरा जीव जान लगा कर पढ़ाते हैं आपके लिए, पूरा जान लगा देते हैं, तो आप भी जान लगा के नोट्स बनाओ और बढ़िया से पढ़ो। और क्या होना चाहिए बबनी, तो सामाजिक कारण, है ना। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ा रहे हैं। कोई ऐसे नहीं पढ़ाता है, इतना बेसिक लेवल से आप कोई पढ़ा देगा, कोई पढ़ावे तो कहिए, इतना बेसिक लेवल से आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। अब इसलिए नहीं पढ़ाएगा कि आप 10 के बच्चे हैं, आप नर्सरी के बच्चे नहीं हैं, है ना। समझ में आया मेरा कहने का मतलब ये है ना। जो लेवल से रहता आदमी वही लेवल से चैप्टर शुरू होता है, रूल यही कहता है ना। और जो पढ़ाता है, जो ये इतना बेसिक लेवल से जो नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके कहने का मतलब ये है, उनका एम ये है कि आप जो क्लास में वो लेवल से पढ़ाना, उनका भी कहना सही है ना। तो कहने का मतलब ये
है कि देखिए एक राजनीतिक कारण है, दूसरा आर्थिक कारण और तीसरा क्या सामाजिक कारण है ना। भारत में राष्ट्रवाद का कारण, आंदोलन काहे हुआ भारत में है ना, आजादी काहे चाहिए है ना। तो एक होता है क्या कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण। अब कहिए कि राजनीतिक कारण क्या होता था, जैसे कहने का मतलब कि राजनीति में भारतीयों को शामिल नहीं किया जाए। अंग्रेजों का राजनीति में क्या था कि भारतीय शामिल नहीं थे है ना। और उस समय अगर फैसला भी होता था तो जो जज जो फैसला सुनाएगा वो भी क्या होता था, तो अंग्रेज होता था। कहने का मतलब ये है, तो अंग्रेज था तो भारतीयों के साथ कोई सहूलियत नहीं करने वाला, कोई रहम दया नहीं करने वाला। अगर इसको कह दिया कुछ भी हुआ, अपने में भी लड़े थे तो सजा ऐसे भयानक सुना दिया कि जिंदगी भर जेल में रहना है, जीवन भर जेल में रहना है, तो उम्र कैद की सजा सुना देता आपको रहना है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो एक क्या है, तो एक राजनीति है ना, है ना, सताने का एक राजनीति है ना। भारतीयों को सताया जा रहा था उस टाइम अंग्रेजों के समय में है ना। उसके बाद आर्थिक कारण, आर्थिक समझते हैं, आर्थिक में बहुत सारी चीजें आता है, पैसे की कमी है ना, शिक्षा की कमी, बहुत सारी चीजें आर्थिक कारण में आते हैं ना। अगर सामाजिक कारण है तो सामाजिक कारण कहने का मतलब ये है कि समाज में भेदभाव किया जाए, भारतीयों को गोरा काला सब भेदभाव किया जाता था अंग्रेजों में है ना। अंग्रेजों की ही नीति थी कि फूट डालो और राज करो है ना। अंग्रेजों की नीति क्या थी कि फूट डालो और राज करो है ना। फूट क्या बोलनी कि फूट डालो और राज करो, ये किसकी नीति थी, अंग्रेजों की नीति थी। फूट डालो और राज करो, ये किसकी नीति थी, तो अंग्रेजों की नीति थी। इन लोग का ये नियम रहता था कि अंग्रेज और मुसलमान को क्या बोलते हैं, हिंदू और मुस्लिम को, कहने का मतलब है कि आपस में लड़ाओ, इनमें फूट डालो और हम लोग तीसरा पर्सन राज करो। समझ में आ रहा है। तो ये तो सामाजिक कारण भी कुछ होते हैं ना, अभी भी सामाजिक कारण बहुत सारे होते हैं। खैर हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे है ना, ज़्यादा चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे, जो टॉपिक है वही। चलिए देखिए राजनीतिक कारण क्या थे है ना। तो देखना राजनीतिक कारण है ना, देखिए पॉलिटिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण का मतलब, कहने का मतलब ये है बमनी कि राजनीतिक कारण देखिए लॉर्ड लीटन जो क्या था कि उस टाइम गवर्नर जनरल रहे थे है ना। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि आप एक चीज पे गौर करना कि लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में क्या लाया कि वर्नाक्यूलर एक्ट लाया है ना। वर्नाक्यूलर एक्ट लाया। देखिए वर्नाक्यूलर एक्ट, देखिए बमनी लोग एक बात आप गौर करना कि एक्ट का मतलब क्या होता है, कानून। एक्ट का मतलब क्या होता है बमनी कि कानून है ना, नियम है ना। क्या होता है कि कानून नियम है ना। अब देखिए पारित का मतलब क्या होता है कि लागू है ना। पारित का मतलब क्या होता है बमनी कि लागू है ना, मतलब कि जारी हो गया है या लागू कर सकते हैं ना। वर्नाक्यूलर एक्ट लाया है ना, कानून। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बात और आप क्या ध्यान देना, देखना वर्नाक्यूलर है ना, प्रेस एक्ट है ना, वरना सॉरी यहाँ पे प्रेस आपका छूट गया है ना। प्रेस एक्ट है ना, प्रेस का मतलब क्या होता है बमनी की छपाई होता है ना। क्या होता है कि छपाई, प्रेस का मतलब क्या होता है कि छपाई है ना। तो वर्नाक्यूलर एक्ट लाया है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया है ना। प्रेस का मतलब होता है कि छपाई, जैसे कि अखबार उखबार छपाता है तो उसको ही क्या कहा जाता है कि प्रेस कहा जाता है। और एक्ट का मतलब क्या होता है कि कानून नियम रूल, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है कि रूल कहा जाता है। चलिए ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर चर्चा किया जाए इस पे अगर हम चर्चा करते हैं तो आप लोग एक बार गौर से देखना, क्या देखना एक बात याद रखना कि अंग्रेजों के टाइम में जैसे कि भारत में दो भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। एक क्या अंग्रेजों की क्या आती थी कि अंग्रेजी आती थी है ना। तो उस हिसाब से भारत में क्या से उस हिसाब से भारत में जब अखबार छपता था, क्या बोलते हैं अखबार है ना, न्यूज पेपर जिसको हम लोग कहते हैं है ना। तो दो भाषा में पेपर छपता था। क्या होता था कि दो भाषा में पेपर छपता था। कहिए कि कारण क्या था दो भाषा में छपने का, दो भाषा में पेपर छपता था। क्या छपता था बमनी, दो भाषा में, रुक जा सॉरी, दो भाषा में पेपर छपता था है ना। पेपर मतलब कौन पेपर, न्यूज पेपर है ना, पेपर छपता था जिसको हम लोग हिंदी में अखबार कहते हैं। हम भारतीय क्या कहते हैं कि अखबार कहते हैं, छपता था है ना। अब कहिएगा कि दो भाषा में का है, तो देखिए हम सब चीज बता रहे हैं ना। पहली बात तो एक अंग्रेजी में छापता था बमनी लोग, क्या एक अंग्रेजी में छापता था, किसके लिए बाबू, तो अंग्रेजों के लिए। जो कि अंग्रेज थे वो अंग्रेजी में पढ़ते थे, तो ये पहला भाषा हो गया। और दूसरा भाषा में क्या छपता था कि हाँ भारतीयों के लिए हिंदी भाषा में छपता था। क्या कि हिंदी भाषा में भारतीयों के लिए, क्या ये किसके लिए, तो अंग्रेजों के लिए है ना। एक बात याद रखना है कि देखो ये बेसिक लेवल से समझा रहे हैं ना, अंग्रेजों के लिए। ये क्या बमने, अंग्रेजों के लिए ये छपता था। ये किसके लिए, भारतीयों ना, ये हम भारतीयों के लिए है ना। हम सब भारतीय है ना जी, हम भारतीयों के लिए, हम भारतीयों के लिए। ठीक है,
देखना एक बात याद रखना, कहने का मतलब ये है, हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि उस टाइम क्या छपता था कि दो भाषा में पेपर छपता था, है ना। कहने का मतलब है ये वर्नाक्युलर एक्ट लाया गया था, अखबार से ही संबंधित ये एक्ट था। क्या था कि हिंदी भाषी लोगों को क्या हिंदी में जो पेपर छपता था, हम भारतवासियों के लिए जो पेपर छपता था उसको क्या कहना था इसका, ये उस टाइम का जो था लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि हम लोग का पेपर को बंद करने का आदेश दे दिया, है ना। क्या कर दिया, ये भारत का गवर्नर जनरल था, ये क्या किया कि हिंदी भाषा में जो अखबार छपता था उसको बंद करने का आदेश दे दिया, और अंग्रेजों के लिए जो अंग्रेजी भाषा में छपता था वो चलेगा। कहने का मतलब ये है, देखिए बंद करने का रीजन ये था कि जैसे कहने का मतलब कि अखबार या पेपर या न्यूज, है ना, जो चीज गलत होता है वो गलत है ना। न्यूज वाले को काम क्या है या अखबार का काम क्या है कि आपको एक तक सूचना पहुंचाना कि जो चीजें हो रही है क्या सही है क्या नहीं है ना। जो गलत है तो आदमी विरोध करता ही करता है, चाहे तो कोई सा घटना हो, है ना। तो हिंदी भाषा में जो हिंदी वाला अखबार छपता था हिंदी के हिसाब से छाप देता था कि अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे किया, यहाँ लूट लिया, वहाँ ऐसे कर दिया, यहाँ पे किसानों पर अत्याचार कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। कहने का मतलब ये है, तो उसका क्या लॉर्ड लिटन ने क्या किया, इसके कारण क्या होता था कि लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, जहाँ तहाँ बैठना, आंदोलन करना, है ना, धरना प्रदर्शन करना, समझ में आ रहा है आपको। तो इसके वजह से क्या किया कि क्या कर दो कि भारतीयों को क्या कर दो, इसका लॉर्ड लिटन का क्या दिमाग था कि भारतीयों का पेपर ही बंद कर दो ना, वो लोग जानेगा इसके बारे में कि कहाँ क्या हुआ। जैसे कि हम बिहार में रह रहे बबनी, तो हम बिहार के बारे में जान रहे हैं ना। अगर मान लो कि अदर स्टेट में कुछ होता है, कलकत्ता दिल्ली कुछ होता है, कोई कांड होता है, तो हम लोग क्या किस माध्यम से पता चलता है, या तो पेपर के माध्यम से आपको पता चलेगा, न्यूज के माध्यम से आपको पता चलेगा। कहने का मतलब ये है, तो हम लोग को सूचना क्या मिल रहा है, हम लोग किससे मिलता है, या तो न्यूज के माध्यम से मिलता है या तो क्या आपको पेपर के माध्यम से मिलता है। तो लॉर्ड लिटन का कहना यही था कि हिंदी भाषियों का पेपर ही बंद कर दो, काहे कि हम भारतीयों को हिंदी ही आता था उस समय में, ज्यादातर भारतीयों को क्या आता था, केवल हिंदी भाषी हम लोग थे, है ना। और हिंदी भाषा अच्छे से आता था। अंग्रेजी पेपर आज भी छपता है, मान लो अंग्रेजी पेपर आज बंद हुआ है, अंग्रेजी पेपर आज भी छपता है, लेकिन सारे लोग अंग्रेजी नहीं जानते, सारे लोगों के अंदर अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। वो अलग बात है कि कुछ लोग जानते हैं या कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो हम लोग का अपने भाषा में जो पढ़ने का मजा है वो अंग्रेजी भाषा में नहीं है ना। ट्रांसलेट करके कितना पढ़ेगा आदमी, बताइए कितना पढ़ेगा, है ना। जो अंग्रेजी जानेगा, जो अंग्रेजों के साथ रह गया है या अंग्रेज घर का ही यही है, तो उसके लिए अंग्रेजी सही है, काहे कि वो उस माहौल में रहा है। हम लोग तो हिंदी भाषा जानते हैं, हम लोग हिंदी माहौल में रहे, तो हम लोग को हिंदी ही अच्छा लगेगा। तो लॉर्ड लिटन का कहना ये था बबनी कि क्या बोलते हैं कि हिंदी भाषी जो लोग हैं, है ना, भारत में जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उन लोगों का क्या कर दिया जाए, तो अखबार को बंद कर दिया जाए, है ना। तो देखिए तो क्या हुआ, तो 1878 में आया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। कब आया था, तो 1878 ईस्वी में आया था। अगर मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं कि वर्नाक्युलर, है ना, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया था, है ना, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल आप ये बना सकते हैं कि वर्नाक्युलर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि लॉर्ड लिटन, है ना। अगर नेक्स्ट टॉपिक को हम चर्चा करते हैं तो एक टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चर्चा करते हैं, देखो और क्या। चलिए देखिए, अगर नेक्स्ट टॉपिक पर अगर चर्चा करते हैं बबनी लोग, तो देखिए लॉर्ड लिटन हिंदी अखबारों को बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेजी अखबारों को बंद नहीं किया। इसी कारण भारतीयों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसी कारण क्या हुआ बबनी कि हम भारतीयों ने क्या किया, उस टाइम के जितने सारे हमारे भारतवासी थे, हमारे भारत के लोग थे, हम भारतीय जितने सारे लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, मिल करके उन लोगों ने क्या किया कि विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए बात है, कहने का मतलब यही है कि नेता किसी का भी हो, है ना, नेता किसी समाज से आता हो, नेता का ये भाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर भाव नहीं होना चाहिए, है ना, देश में रहने वाले रंग भेद के आधार पर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेता कहने का मतलब कि सारे लोगों का नेता, है ना, या कहने का मतलब है कि किसी पद पर अगर हम बैठे हैं तो हम चाहे किसी से जाति से आते हैं या किसी भी कंट्री से आते हैं, वो कहने का मतलब ये है कि उस समय जब वो लोग राज करते थे, हम ये आपको समझाना चाहते हैं, हमारा समझाने का ये थीम ये है। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम लॉर्ड लिटन जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो गलत कर रहा था, क्योंकि भारत के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ था, ऊंचे पद पर बैठ करके ये सब काम करना से क्या करता है कि सही तरीके से ये क्या करता है कि जचता नहीं है, ये सब रूल ये हमको सही नहीं लगता है। और क्या सही लगेगा यार, कोई किसी को सही नहीं लगेगा, क्या है ये, क्या कहना है, मतलब भेदभाव करने का तरीका क्या है ना। जिसके देश में आप रह रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। भारत में रह रहे हैं, मेरे देश में रह रहे थे आप उस टाइम, और क्या कर रहे हैं कि हम लोग का हिंदी अखबार को बंद कर दिया है, सारे चीजों को आपने हड़प लिया है, सब जगह आपका शासन है, अंग्रेजों का शासन था। तो ये तो गलत है, कोई भी विरोध करेगा, हम रहे या आप रहे, अगर
हम भी रहते हैं तो हम भी विरोध करते हैं, ये तो जाहिर सी बात है। और अभी भी कोई गलत काम होता है तो विरोध करना शुरू कर ही देता है, चाहे तो हम हैं या आप हैं, कोई भी विरोध करेगा ही करेगा। तो इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड लिटन ने क्या किया था कि हिंदी अखबारों को बंद कर दिया था, अंग्रेजी अखबार चल रहा था, तो ये तो खैर गलत बात है। उसके बाद देखिए क्या हो गया, और इसी कानून के विरोध को क्या कहते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या कहते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहते हैं, है ना। देखिए ये आपको समझ में आया ना, ये क्या था अखबार के माध्यम से निकला था। उसके बाद फिर क्या किया इसने कि 1879 में ले आया सशस्त्र अधिनियम। क्या ले आया, सशस्त्र अधिनियम एक्ट लाया, कानून लाया सशस्त्र अधिनियम। उसमें क्या रूल था कि अगर मान लीजिए, उसमें क्या रूल था बबनी लोग, ये रूल ये था कि मान लीजिए कि अगर अंग्रेज लोग बंदूक रखता है, राइफल रखता है, या कोई सा शस्त्र रखता है ना, कोई सा हथियार रखता है, तो उसके लिए उसको लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन हम भारत के लोग अगर रखते हैं तो हमारा क्या चाहिए कि सरकार से लाइसेंस चाहिए। और जो कि अंग्रेज की शासन थे, अंग्रेज की सरकार थी, जो कि हमको आसानी से देने वाले नहीं थे। क्या थे कि देने वाले नहीं थे। उन लोग का एम ये था कि भारतीयों को कमजोर किया जाए, ना इन लोग के पास कोई हथियार रहेगा, ना इन लोग लड़ेगा, है ना। आवाज कितना उठाइएगा आप, है ना। मान लीजिए कि आप आवाज उठाने से कितना चलेगा काम। कहने का मतलब एक आवाज कितना उठा सकता है आदमी, कहने का मतलब ये है कि अगर आवाज कोई उठाता है तो कितना उठाएगा। कहने का मतलब ये है आप कितना बहस कर सकते हैं, आपके पास हथियार चाहिए, है ना, आपको लड़ने के लिए हर चीज चाहिए, सारी चीजें आपको चाहिए, है ना। तो ये क्या किया, लॉर्ड लिटन ने क्या किया, दिमाग लगा ले आया क्या कि सशस्त्र अधिनियम ले आया, है ना। शस्त्र अधिनियम ले आया, मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत के लोगों अगर राइफल रखते हैं या गन रखते हैं ना, बंदूक, है ना, देख लो बबनी, अगर बंदूक भारत के लोग रखते हैं, है ना, बंदूक रखते हैं या राइफल रखते हैं, है ना, क्या बबनी कि राइफल, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए कि लाइसेंस चाहिए, है ना। भारत के लोगों को क्या चाहिए बबनी कि लाइसेंस चाहिए, है ना। क्या चाहिए बाबू कि लाइसेंस चाहिए, है ना। सारे लोग देखिए यहाँ पे बाबू लोग लाइसेंस चाहिए, है ना। बालक लोग यहाँ ध्यान से देखो, है ना, बालक लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कि सारे लोगों को क्या चाहिए कि लाइसेंस चाहिए। किसके लिए, ये केवल कानून किसके लिए, तो भारतीयों के लिए है ना, भारतवासी के लिए। किसके लिए, भारतवासियों के लिए, है ना, या कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए, है ना, भारतीयों के लिए। पब्लिक किसके लिए है, तो भारतीयों के लिए है ये कानून, है ना। ये कानून किसके लिए है कि भारतीयों के लिए है, जो कि ये राइट नहीं है ना, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये रियल में कानून नहीं है। आपको कहने का मतलब ये है, हम ये आपको समझाना ये चाहते हैं कि अगर अंग्रेज अगर यही चीज पर रखता है, अगर अंग्रेज ये इस चीज पर रखता है तो कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, अंग्रेज को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। काहे कि इसका सत्ता में सरकार है ना, ये क्या है कि इसका सरकार है, अंग्रेज शासन में है, तो इसको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन भारत के लोग रहते हैं तो ये क्या है कि हमको लाइसेंस चाहिए, इसको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, है ना। अंग्रेजों को क्या चाहिए था कि कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, है ना। क्या बब नहीं, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन हम भारतीयों को लाइसेंस चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे भी भेदभाव हो रहा है, तो इसका भी विरोध करेंगे हम, है ना। अगर इंसान को धरती पे जीना है तो इंसान को सारे चीजों की जरूरी है, खाली हम खा पी करके नहीं जी सकते। हमको क्या चाहिए कि हर चीज में बराबरी का अधिकार चाहिए। अगर आपके पास हथियार है तो मेरे पास भी चाहिए, आपके पास एक है तो मेरे पास भी एक है, समानता का अधिकार है। समझ में आया, यही रूल है ना, रूल यही होता है कि बराबरी का अधिकार, चाहे नेता किसी का भी हो, सबको बराबरी का अधिकार दे तभी वो नेता है ना। चाहे तो कोई भी राजा हो, वो राजा तभी इस प्रजा का जबकि सब लोगों को, सारे लोगों को एक समान देखता है, दो नजर से नहीं देखा जाता है ना, दो नजर से नहीं देखा जाता, सारे लोगों को एक समान देखा जाता है, चाहे तो मजबूत हो या कमजोर हो, नेता या राजा लोग को ये नजर होना चाहिए। समझ में आया। तो ये क्या किया कि लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि 1879 में ले आया शस्त्र अधिनियम। समझ में आया ना। कहने का मतलब ये है कि भारत के लोग अगर किसी सा हथियार रखते हैं, या बंदूक हो या किसी सा भी हथियार रखते हैं, तो उनके लिए हम भारतीयों को क्या चाहिए कि लाइसेंस चाहिए। और अगर अंग्रेज लोग यही रखते हैं तो उनको लाइसेंस नहीं चाहिए। तो इसी में फिर भारतीयों ने क्या किया बाबू लोग कि फिर विरोध किया, है ना। क्या किया कि विरोध किया, क्या किया कि विरोध किया, है ना। तो उसके बाद देखिए एक और एक्ट आया था। क्या आया था बबनी, 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल आया। क्या आया, बिल या एक्ट, ये सब क्या है तो नियम कानून ही है ना, ये रूल है ना। जो देखो क्या आया था कि 1883 में आया था। देखिए आप देखिए यहाँ पे एकदम बने रहना वीडियो पे, बहुत अच्छे तरीके से आप, बहुत चैप्टर में मजा आया होगा आप लोग को, है ना। बहुत बेसिक तरीके से बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बता दी है ना। देखिए 1883 ईस्वी में क्या है बबनी लोग, 1883 ईस्वी में आया था क्या, तो एल्बर्ट बिल आया था, है ना। क्या आया था बाबू कि एल्बर्ट बिल आया था, है ना। 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल आया था ना। ये क्या था ना, आप बताइए कि सर जी एल्बर्ट बिल क्या होता है। तो देखिए अब हम सब चीज पे चर्चा करेंगे, बस बालक लोग आप लोग बने रहना, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान दो, जो 1830 में आया था तो ये किसके संबंधित था, तो ये फौजदारी से संबंधित था, है ना। आप कहिए कि फौजदारी क्या होता है, तो देखिए मेरे भाई सब बताएंगे, है ना। आप बस बने रहो ना। फौजदारी, है ना, फौजदारी मुकदमा, हाँ। देखिए ये क्या होता है, तो देखिए फौजदारी में क्या क्या आता है, चोरी,
चोरी, है ना, क्या था बबनी, चोरी, डकैती, है ना, डकैती, सॉरी, डकैती, और क्या, कोई सा भी कांड हो गया, लड़ाई झगड़ा मारपीट, है ना, मान लो कि लड़ाई, है ना, लड़ाई, है ना, क्या बबनी कि लड़ाई। देखना एकदम गौर से सुनना मेरे लेक्चर को, एकदम गौर से देखो आप, देखो ये फौजदार, ये 1883 ईस्वी में आया था कि फौजदारी मुकदमा के बारे में आया था। अगर कोई सा भी अगर चोरी और डकैती होता है तो भारतीयों के साथ कोई भी क्या किया जाएगा, सहूलियत नहीं बरता जाएगा, कोई भी रहम नहीं बरता जाएगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो सजा सुनाएगा, जो सजा जो सुनाएगा, देखिए कोर्ट कचहरी का आप लोग को रूल मालूम है, जो बहस करता है वो कौन होता है, वकील होता है। कोर्ट में बहस कौन कर सकता है बबनी लोग, तो वकील कर सकता है। जो फैसला सुनाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको जज कहा जाता है बबनी लोग, क्या कहा जाता है कि जज कहा जाता है ना, जज कहा जाता है ना। तो जो फैसला जो सुनाने वाला होता है वो जज होता है। वकील क्या कर सकता है बबनी, तो सिर्फ बहस कर सकता है। फैसला किसको देना है, तो जज को देना है। और ये अंग्रेजों ने एक इलवर्ट बिल में ये कानून पास किया था कि जो फैसला जो सुनाएगा भारतीयों का वो कौन रहेगा, जज कौन रहेगा, तो अंग्रेज रहेगा। कौन रहेगा बाबू, बबनी यहाँ पर बालक लोग ध्यान दो, कौन रहेगा, तो अंग्रेज रहेगा। जजवा कौन रहेगा, तो अंग्रेज रहेगा, है ना, क्या रहेगा, तो अंग्रेज रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज अगर जज रहता है तो भारत के लोगों से कोई मोह दया नहीं, कोई लगाव नहीं है। अगर हम भारत के लोग हैं, अगर भारतीय लोग रहेंगे तो क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ अपने देश से लगाव रहेगा, अपने देश के लोगों से लगाव रहेगा, कुछ ना कुछ क्या रहेगा हम लोग को कि अपने देश के भांति, है ना, अपने देश के प्रति क्या रहेगा कि प्यार रहेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो हम लोग का उस टाइम क्या होगा कि हम लोग को कुछ ना कुछ उस टाइम समझ में आएगा, मोह माया थोड़ा सा रहेगा। लेकिन यही अंग्रेज रहेगा तो एक जरा आपके साथ कोई सहूलियत नहीं बरतेगा। वो क्या करेगा कि आपको या तो जीवन कैद सुना दे, या फांसी सुना दे, या जो सुना दिया उम्र कैद सुना दे, है ना। तो कहने का मतलब ये है 10 साल 20 साल का सजा सुना दे। तो फौजदारी मुकदमा कहने का मतलब ये है, इसमें चाहे तो चोरी होता है या डकैती होता है तो उसमें भारतीयों के साथ कोई ये नहीं बरता जाएगा, है ना। इलवर्ट बिल इसीलिए लाया गया था कि इसका जो फैसला जो सुनाएगा वो जज क्या होगा बबनी, तो अंग्रेज होगा। बालक लोग क्या होगा कि अंग्रेज होगा। और कहने का मतलब ये है कि अगर अपने में भी लड़ाई लड़ जाते हैं, मतलब मान लो कि अपने घर में लड़ाई हो गया, माँ बाप से हो गया, भाई बहन से हो गया, अपने में भी लड़ गया, तो वो अगर कोर्ट तक ये थाना तक मुकदमा चल गया या कोर्ट तक चल गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा, वही किया जाएगा जो अंग्रेज जज सुनाएगा। मान लो कि उम्र कैद सुना दिया, फांसी की सजा सुना दिया, मतलब कि कोई रहम नहीं किया जाएगा, आपके साथ कोई ये नहीं बरता जाएगा, है ना। देखिए और एक और बात आप देख लो, एक और बात देख लो, एक और टॉपिक आप देख लो। चलिए देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं बबली लोग। तो 1899 ईस्वी में, है ना, 1899 ईस्वी में आया कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, है ना। 1899 ईस्वी में क्या लाया इन्होंने, एक कानून लाया, एक नियम लाया, अधिनियम लाया, जिसका नाम था क्या कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। इसमें क्या किया कि नगर पालिका चुनाव में अंग्रेजों ने अपना सदस्य बना लिया, क्या बनाना या बैठाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि नगर पालिका जो अभी के डेट में आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या होता है बबनी, तो इसमें ये होता है कि सभी लोगों की सहमति से चुनाव होता है, यही ना होता है जी। क्या होता है कि सभी लोगों की सहमति से चुनाव होता है। और इसमें कौन बैठता है बबनी लोग, तो एक आम नागरिक, आम जनता के बीच में से किसी लोगों को चुना जाता है। जैसे कि उम्मीदवार खड़े होते हैं, है ना, होते हैं ना, हर एक पार्टी से उम्मीदवार खड़े होते हैं। और उसमें क्या होता है कि जनता लोग जिसको ज्यादा वोट देगा, है ना, जिसको ज्यादा मत मिलेगा, है ना, मत समझ रहे, वोट को कहा जाता है मत। जो जनता जिसको ज्यादा मत देगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा, वही प्रतिनिधि क्या बनेगा कि नगर पालिका का सदस्य बनेगा। लेकिन उस समय 1899 में कलकत्ता में इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कानून एक पास किया, जिसमें क्या किया कि बिना चुनाव किए ही अंग्रेजों ने अपना तरफ से अपने सदस्य को अपने हिसाब से, जो अपने नजर में जो अच्छा है वो अंग्रेज हो, है ना, उनको क्या किया कि चुन करके बैठाना शुरू कर दिया। आप लोग देख रहे हैं ना, अंग्रेजों ने भारत में शुरू कैसे किया, तो आया इन्होंने व्यापार बन गया भारत के राजा, शासन किया भारत पे। इन्होंने किस दृष्टि से शुरू में भारत में जगह बनाया, तो व्यापारिक के दृष्टिकोण से बनाया, व्यापार करने के लिए आया। और क्या हो गया देख रहे हैं ना आप, कहाँ तक घुस गया। अभी और आगे देखो, अभी बहुत ही चैप्टर में मजा आने वाला है। इन्होंने क्या किया कि 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया, नगर पालिका चुनाव, है ना। अंग्रेजों ने अपना सदस्य बना लिया, मतलब कहने का मतलब कि अपने सदस्य को, नगर पालिका में जितने सारे सीट होते हैं, सदस्य जो बैठते हैं, अंग्रेजों ने क्या किया कि अपना सदस्य बैठाना शुरू कर दिया, भारतीय नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया फिर इन्होंने 1904 ईस्वी में क्या लाया, विश्वविद्यालय अधिनियम। क्या किया 1904 ईस्वी में एक और कानून लाया, एक और एक्ट लाया, एक और अधिनियम लाया, विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय आप लोग समझते हैं किसको कहा जाता है, विश्वविद्यालय किसको कहा जाता है बबनी लोग, बालक लोग, इस विश्वविद्यालय किसको कहा जाता है बालक लोग, यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। किसको बालक, यूनिवर्सिटी को कहा जाता है विश्वविद्यालय, है ना। समझ में आ रहा है आपको ना।
जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय था, अभी भी है ना, पुराना वाला तो खैर खत्म हो गया, अभी है ना। ऐसे बोध गया विश्वविद्यालय है ना, बहुत सारे है। तो यूनिवर्सिटी को कहा जाता है विश्वविद्यालय, है ना, हर जगह होता है। तो कलकत्ता में जितने सारे विश्वविद्यालय थे उसमें क्या किया कि सभी विश्वविद्यालयों पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा दिया। समझ रहे हैं आप लोग, सभी विश्वविद्यालयों पर अंग्रेजों ने क्या किया कि सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा दिया। कहने का मतलब ये है बबनी, कहने का मतलब ये है बालक, कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज लोग जिस यूनिवर्सिटी, जिस विद्यालय में अगर ये चाहा तो वहाँ पे पढ़ाई होगा, वहाँ पे शिक्षा चलेगा, वहाँ पे शिक्षा बच्चे लोग को दिया जाएगा। और अन्यथा इन्होंने नहीं चाहा कि इसी विश्वविद्यालय में अभी पढ़ाई बंद रहेगा तो बंद रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि इन्होंने क्या किया कि सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा दिया, इन्होंने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। देख रहे हैं ना आप, पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद क्या किया कि 1905 ईस्वी में क्या लाया कि बंगाल विभाजन, एक कानून पास किया जिसमें बंगाल को विभाजन कर दिया। 1905 ईस्वी में क्या किया कि बंगाल विभाजन हो गया। उस समय कौन, उस समय भारत का कौन था, ये गवर्नर जनरल कौन था जी? समझ में आया? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में आया, है ना। एक और इन्होंने लाया था, एक कारण इन्होंने, अंग्रेजों ने एक नारा दिया था कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया। क्या किया अंग्रेजों ने कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया अंग्रेजों ने। कहने का मतलब ये है कि फूट डाला कैसे जाता है, अगर किसी को लड़वाना है तो अपने में फूट डाला जाता है। अगर आप 4 भाई है तो 4 में से एक को, 4 में से 2 को लड़वा देगा, दो लड़ जाएंगे तो उसमें क्या होगा, फूट हो जाएगा, अपने आप से तकलीफ हो जाएगा। अब आप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है बबनी कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा करके, जैसे कि हिंदू भाई है अगर मुस्लिम भाई से लड़ाकर, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाकर क्या किया कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया। इन्होंने अंग्रेजों ने 1905 इसमें बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा। इन्होंने क्या किया कि हम लोग मुस्लिम के एक अलग कंट्री बनाएंगे, एक अलग देश बनाएंगे जो कि मुसलमानों का होगा, है ना। यही इन्होंने क्या किया कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया, है ना। उसके बाद अगर एक और टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं बमनी लोग, है ना, तो क्या किया इन्होंने, देखो 19 या 20 जुलाई को क्या हुआ कि बंगाल विभाजन हो गया, है ना। 19 या 20 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। और 1930 ईस्वी में लॉर्ड कार्जन ने सोचा कि बंगाल का विभाजन करा जाए। क्या इस बंगाल का बांटने के लिए 1903 ईस्वी में कौन सोचा था जी? 1903 ईस्वी में, है ना, 1903 ईस्वी में किसने सोचा था? तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा था कि बंगाल का विभाजन किया जाए। देख रहे हैं ना, अंग्रेज जब काटता है तो तुरंत लहर नहीं देता है, बहुत देर के बाद लहर देता है। देख रहे हैं ना, 1903 ईस्वी में अंग्रेजों ने सोचा था, भारतीयों को पता नहीं चला कि बंगाल का विभाजन होना है। 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने सोचा था कि बंगाल का विभाजन हो। किसका? बंगाल का विभाजन हो। समझ में आया? बंगाल का विभाजन हुआ। 1904 ईस्वी में सबको पता चला। कब पता चला बबनी लोग? तो 1904 ईस्वी में पता चला कि बंगाल का विभाजन होना है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि वो क्या था, उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल था। ये निकल करके भारत के लोगों के पास गया, वहाँ पे बंगाल में लोगों, बंगाल के लोगों पास, बंगाल के नागरिकों के पास, बंगाल के वासियों के पास, है ना, बंगाल में जो बंगाल वासी लोग रहते थे उन लोगों के बीच इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, शुरू क्या कर दिया इन्होंने बबनी लोग, इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि बात करना शुरू कर दिया कि बंगाल का विभाजन होगा, एक अलग मुस्लिम कंट्री बनाया जाएगा। किसने? लॉर्ड कर्जन ने शुरू किया। और वैसे वैसे 1905 आते आते क्या हो गया कि बंगाल का विभाजन हो गया, है ना। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए उसी टाइम ये क्या बोलते हैं, बंकिम चटर्जी ने एक गीत लिखा था, वंदे मातरम, है ना। आपको याद होगा वंदे मातरम। वंदे मातरम तो कौन नहीं जानता जी, वंदे मातरम, है ना। किसने? बंकिम चटर्जी ने लिखा है ना। किन्होंने लिखा था? बंकिम चटर्जी ने, इसका राइटर है बंकिम चटर्जी, है ना। समझ में आया? ये वंदे मातरम के राइटर को ना, इन्होंने लिखा था वंदे मातरम, है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए, है ना, अगर अगली टॉपिक में अगर बात किया जाए बबनी लोग, तो देखो एक चीज याद रखना आपने, ये तो हमारे सर अब क्या बचा है बबनी, 2 कारण तो हम लोग पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े? पहले तो एक पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे हम लोग, इससे पहले क्या पढ़े थे? एक कारण तो हम लोग पढ़ लिए, राजनीतिक कारण पढ़ लिए। और दूसरा मेरा टॉपिक क्या रहेगा बबनी लोग? दूसरा आपका टॉपिक जो बचा है वो आर्थिक कारण है ना। उसके बाद सामाजिक कारण पढ़ेंगे ना, आर्थिक कारण, है ना। आर्थिक कारण को हम लोग अब चर्चा करेंगे, ये वाला टॉपिक पे चर्चा करते हैं आर्थिक कारण पे, ठीक है। आर्थिक कारण पे हम चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, बस वीडियो में आप लोग बने रहो और बस पढ़ो, बस यही आपसे उम्मीद है, बस आप पढ़िए अच्छे से। चलिए ठीक है, जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है बबनी क्या है कि आर्थिक कारण है। तो चलो इस पे भी हम चर्चा बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे, है ना।
जब हम किसी चीज को समझाते हैं ना तो एकदम बेसिक लेवल से एकदम हिंड के समझाते हैं, आगे पीछे सबसे, है ना। आर्थिक कारण, देखिए आर्थिक कारण के बारे में देखिए, आर्थिक कारण क्या हो सकता है बबनी। तो देखो पहली बात तो, है ना, पहली बात क्या होना चाहिए, देखिए आर्थिक कारण में सबसे ज्यादा समस्या किसको किसको हुआ, तो पहली बात है किसानों और जमींदारों की होता है। आर्थिक कारण में किनको होता है जी, आपको पता है किसको होता है, किसानों, है ना, किसको बबनी, तो किसानों, जो खेती करते हैं उनको किसान ही कहा जाता है ये ना, किसानों। और किसको, जमींदारों, जिसका ढेर सारा जमीन हो उसको कहा जाता है क्या, कि जमींदार, है ना, तो जमींदारों, है ना। सॉरी एक मिनट रुक जाओ यार, किसको हुआ सबसे ज्यादा, तो जमींदारों और किसानों, ये जो लोग हैं आर्थिक कारण में सबसे ज्यादा समस्या इन्हीं लोग को था, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप लोग को पता होगा कि तीन कठिया प्रणाली आप लोग पढ़े हैं, अगर तीन कठिया प्रणाली अगर आपके चैप्टर में अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि अगर आपके पास 20 कट्ठा खेती है, मतलब कहने का मतलब कि 1 बीघा खेत है, तो में से 3 कट्ठा क्या करना है, कि नील की खेती करना है। क्या करना है बाबू, कि बालक लोग क्या करना है, कि नील की खेती करना है, बबनी लोग क्या करना है जी, नील की खेती करना है। इसी को कहा जाता है क्या, कि 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, 3 कठिया, क्या कहा जाता है बालक लोग, 3 कठिया प्रणाली, है ना, 3 कठिया प्रणाली, इसी को कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, 3 कठिया प्रणाली। तो देखिए खैर हम इस बात पर अगर हम चर्चा करते हैं तो अंग्रेज इन क्या किया कि किसानों और जमींदारों पर टैक्स लगा दिया। टैक्स आप समझते हैं, टैक्स, जीएसटी क्या है, तो टैक्स है ना, इनकम टैक्स भी होता है ना, तो हर चीज का टैक्स होता है। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि किसानों पे क्या किया कि टैक्स लगा दिया। समझ रहे हैं आप मेरे बात को, क्या किया कि टैक्स लगा दिया, है ना, क्या किया कि टैक्स लगा दिया किसानों और जमींदारों पे ही से। क्या किया, किसानों और जमींदारों पे क्या क्या बालक लोग, कि टैक्स लगा दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर किसानों पे टैक्स लगा दिया, और टैक्स वो ऐसे नहीं हुआ था, अंग्रेजों का अपना शासन करने का तरीका ही अलग था। अगर 20 केजी अगर चावल की पैदावार करते हैं, 20 केजी अगर मेरे यहाँ चावल होता है बबनी, क्या होता है कि चावल होता है ना, अब इसमें से अगर अंग्रेज में हमसे 15 केजी मांग ले कि ले आना है तुम्हारे, तुमको क्या करना है कि टैक्स के रूप में, कर के रूप में हमारे यहाँ पहुँचा देना है, तो आपको क्या करना है कि पहुँचाना ही पहुँचाना है। कहने का मतलब ये है, शासन इसी को कहा जाता है। अंग्रेज लोग ये जो शासन किया है तो वो अपने हिसाब से शासन किया। 3 कठिया प्रणाली आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा नील की खेती करना ही करना है, नहीं कीजिएगा तो बहुत बेकार होने वाला। नील की खेती करने का रीजन ये होता है, नील की अगर खेती आप किसी भी जमीन पर कर लेते तो जमीन हो जाता है बंजर। कहने का मतलब उस जमीन का ऊर्जा शक्ति खत्म हो जाता है, उर्वरा शक्ति कम हो जाता है। आप उसी जमीन में किसी भी चीज को अच्छे तरीके से आप उगा नहीं सकते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं कि बो नहीं सकते हैं, उसमें फसल को लगना कम हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब वो जमीन जो है कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो एक बंजर जमीन हो जाएगा। जहाँ पे बंजर जमीन उसको कहा जाता है जहाँ पे आप कुछ नहीं उगा सकते हैं, है ना। तो देखिए आर्थिक कारण और क्या हो सकता है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ कि 1930 में लॉर्ड कॉर्जन ने सोचा कि बंगाली विभाजन की दिवंगत आर्थिक कारण, हाँ। 3 कठिया प्रणाली के बारे में हम लोग जाने, है ना। 3 कठिया प्रणाली को हिंड लिए एकदम कि 20 कट्ठा अगर है मेरे पास जमीन तो उसमें से 3 कट्ठा नील की खेती करना ही करना है, नहीं काय कीजिएगा, आपको करना ही करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जमीन वो क्या हो गया कि जमीन, उस जमीन से उर्वरा शक्ति खत्म हो गया। कहने का मतलब कि उस जमीन पे अब क्या होगा कि वैसी मात्रा में फसल नहीं उगाया जा सकता है। कहने का 3 कट्ठा वो जमीन लॉस हो गया, है ना। ये जो 3 कठिया प्रणाली ये था, है ना। उसके बाद और अगर और चीज़ों पर अगर चर्चा हम करते हैं, और चीज़ों पर अगर चर्चा करते हैं तो टैक्स तो लगाइए दिया भारी मात्रा में, है ना। भारी मात्रा में टैक्स लगाइए दिया गया कि शासन उसका है और वो जो करेगा वो उसका मन है ना। तो शासन अगर वो कर रहा है तो वो अपने हिसाब से शासन करेगा। उसके बाद अगर और चीज़ों पर बात करते हैं, और चीज़ों पर बात करते हैं हम, तो देखिए कपास और नील की खेती करने वाले किसान बहुत परेशान थे, है ना। कपास और नील की खेती करने वाले किसान क्या थे बबनी, तो बहुत परेशान थे, है ना। जो कपास की खेती करते थे, कपास, है ना, कपास और नील की, है ना, कपास और नील की खेती करने वाले किसान परेशान थे, है ना। कपास और नील की खेती करने वाले किसान क्या थे बबनी, परेशान थे, है ना बाबू। क्या थे बालक, परेशान थे। क्या थे बबनी, तो परेशान थे, है ना। क्या थे, परेशान थे, है ना। अब कहिए कि सर जी परेशान कैसे थे, तो देखिए कपास आप लोग समझते हैं किसको कहा जाता है, कपास से ही कपड़ा बनाया जाता है ना। कपास किससे बनाया जाता है बबनी लोग, तो कपास से ही कपड़ा बनाया जाता है ना।
और नील तो आप लोग समझते ही नील की खेती है ना। तो इसमें क्या था, इसमें क्या था कि बहुत परेशान थे ना, टिंकटिया पर देखा अंग्रेजों ने भारतीयों को नीच दृष्टि से देखते थे। अंग्रेज क्या करते थे बबनी कि भारतीय लोगों को क्या कहते हैं कि नीच दृष्टि से देखते थे ना, नीच है ना, हीन भेदभाव के भावना से देखते थे है ना। कहने का मतलब ये है, गोरे और काले रंग में फर्क किया जाता था। अगर आप काले हैं तो आपसे घृणा किया जाएगा, मतलब कि आपसे लोग घिनाएंगे है ना, काले लोगों से है ना। अगर गोरा है उसके जैसा, हाँ तो उन लोग तो खैर गोरा होता ही था, भारतीय लोग वैसा गोरा नहीं होते, उबला हुआ थोड़ी हम लोग दिखते हैं, लाल कोई दिखता है भारत में आदमी ना, अंग्रेज लोग जैसा लाल हम लोग नहीं दिखेंगे, कितना भी गोरा रहे है ना, तो सीधी सी बात है। उसके बाद अगर अगली चीज पे अगर टॉपिक पर अगर चर्चा करते हैं बबनी, तो अगला टॉपिक है गांधी जी को ट्रेन से ढकेल दिया गया था। आप लोगों ने कहानी अगर पढ़ा होगा तो गांधी जी को क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से ढकेल दिया गया था। क्या किया गया था, गांधी जी को क्या किया गया था कि ट्रेन से ढकेल दिया गया था है ना। गांधी जी को ट्रेन से ढकेल दिया गया था कि भारतीय हो तुम, काला हो, आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। ढकेल दिया गया था किससे, ट्रेन से है ना, दिया गया था गांधी जी को है ना। तो समझ में आ रहा है ना कि अंग्रेजों ने कितना भेदभाव हमारे साथ किया है। एक बात और, एक चीज और चर्चा हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या कहता, काले और गोरे रंग में भेदभाव है ना। क्या क्या अंग्रेजों ने क्या किया कि काले और गोरे रंग में भेदभाव है ना, काले क्या बबनी, काले और गोरे रंग में भेदभाव, क्या भेदभाव, ठीक है। ये सब आप लोग को समझ में आ रहा है। और क्या किया इन्होंने, अंग्रेजों ने और क्या, देख लो भारत के भारतीय लोगों का अंग्रेजों ने कितना सताया। उसके बाद अंग्रेज लोग जिस होटल है ना, अंग्रेज लोग एक और क्या बमनी कि अंग्रेज लोग जिस होटल या लॉज में रहता था, अंग्रेज लोग जिस होटल या लॉज में रहते थे, या रहता था, लिखना था, रहता था, वहाँ भारतीयों को जाना मना था, वहाँ भारतीयों को जाना मना था, वहाँ भारतीयों को जाना मना था। क्या था बमनी, जाना मना था, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जिस जगह पे अगर अंग्रेज लोग खड़ा है, जिस होटल में लोग खा रहा है, वहाँ पे भारतीय लोग साथ में बैठ करके खा नहीं सकते हैं, वहाँ पर रह नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम चर्चा करते हैं बबनी है ना, अगर नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम चर्चा करते हैं है ना, तो इतने सारे चीज आपको बताए हैं। बहुत उम्मीद करते हैं आपसे कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा है ना। ये था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं धार्मिक कारण के बारे में, एक और आपका टॉपिक रह गया बबनी, क्या कि धार्मिक कारण। तो चलो इस पे भी हम चर्चा कर ही लेते हैं, कहा नहीं करेंगे, कर लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका रह गया धार्मिक कारण, है मेरा लास्ट टॉपिक है। देखिए 19वीं शताब्दी में, क्या बाबू, देखो 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी, क्या बबनी, 19वीं शताब्दी में किन्होंने संभाला धार्मिक कारण और धार्मिक समस्याओं को, किन्होंने मिलजुल कर संभाला ना 19वीं शताब्दी में। राजा राम मोहन राय, ये सब लोगों का काफी योगदान रहा है। राजा राम मोहन राय है ना, राजा राम मोहन राय है ना, राम मोहन, ये सब नोट्स बना लेना, ये मेरा लास्ट टॉपिक है, राम मोहन राय। और कौन रहे थे, ये सब धार्मिक कारण को संभालने वाले। विवेकानंद के काफी सारे योगदान रहा है, विवेकानंद ना। इसके बाद कौन, तो दयानंद सरस्वती, आपको पता होगा, दयानंद सरस्वती। और कौन रहे हैं, दयानंद सरस्वती, और कौन, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ना, ईश्वर, सॉरी यार हमारे का तो धोखा दे रहा है लास्ट टाइम में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कौन, विद्यासागर
काफ़ी और भी सारे लोग रहे हैं, सारे चीज़ों को बताना संभव नहीं है और क्या जरूरी है ना। देखिए कहने का मतलब ये है कि धार्मिक कारण में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। राजा राम मोहन राय रहे है ना, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, दयानंद सरस्वती, ये सारे लोगों का काफ़ी योगदान रहा। धार्मिक कारण तो आप समझ ही रहे हैं कि धार्मिक कारण होता है कि धर्म के आधार पर होता है धार्मिक कारण ना। हर चीज़ धर्म के हिसाब से कारण होता है। जिस धर्म के लोग हैं उनको अपने धर्म से कुछ कारण रहा हो, या हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, इसको बोला जाता है धार्मिक कारण। तो इसको बचाव करने के लिए उस टाइम राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी में खड़े होकर आए, बाहर विवेकानंद आए, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र आदि है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि, ये सारे लोग थे। उम्मीद करते कि चैप्टर के एक हम अभी अंत करते हैं और एक चीज़ समाप्त करते हैं है ना। अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर मेरा पार्ट 2 आता है तो फिर चर्चा करेंगे है ना। तब तक के लिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि तब तक के लिए आप लोग पढ़िए ना और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक क्या बोलते हैं, एक बात और बोलेंगे कि आप लोग मेहनत कीजिए है ना, पसीना बहाइए है ना, फालतू चीज़ों पे टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए। आप लोग बबनी लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहता है मेरा कि आप लोग पढ़ो। आप लोग सब लोग उम्मीद हो अपने माता पिता को, तो आप लोग को इस बार कुछ एक अलग कुछ करके दिखाना है। 25 वाला एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग रिजल्ट लाना है। कुछ बहुत सारे एक रिकॉर्ड हैं जो कि आपको तोड़ना है। बहुत सारे लोगों का 80% जो आया है पिछली बार है ना, इस पिछली बार आया है या अच्छे नंबर से आए हैं, 400 प्लस जो नंबर आया है, वो सब लोगों को आपको तोड़ना है। तो इसके लिए आप मेहनत कीजिएगा तब होगा। सपना देखने से नहीं होगा कि हम इतना लाएंगे। वो सपना आंख बंद करके सो करके नहीं देखना आपको जागे हुए दिन में, जागते हुए खुले आंखों से मेहनत करते हुए सपना देखिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे।